नमस्कार, प्राइम टाइम के सबसे सॉलिड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर बड़ी है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिले, इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार, खबर बड़ी है में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। सबसे पहले बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसमें कृषि कानून के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही किसान अब सामने आ चुके हैं। किसानों का एक धड़ा कानून हटाने की बात कर रहा है, तो वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो कानून की पक्ष में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इधर सरकार भी नाराज किसानों को मनाने के लिए बातचीत का प्रस्ताव देकर उनके साथ खड़े होने का संदेश दे रही है। किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है। आखिर अन्नदाता के मन में क्या है, इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। एक तरफ बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान डटे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नए कृषि कानूनों के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं। ये तस्वीरें इस बात की साफ गवाही दे रही हैं। साफ दिख रहा है कैसे देश की सरकार अन्नदाता के समर्थन में है। यूपी के मेरठ में बीजेपी ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसान और उनके नेता शामिल हुए। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर के किसान एकजुट होकर ये दिखा रहे हैं कि वो पीएम मोदी के नए कृषि कानून के पक्ष में हैं। लेकिन कृषि कानून की आड़ में जो सियासत चल रही है, उसने किसानों के एक धड़े की सोच पर ही पर्दा डाल दिया है। उन्हें कृषि कानून हटाने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। लेकिन पीएम मोदी के आश्वासन के बाद अब प्रदर्शन में कम, समर्थन में देश के ज्यादातर किसान उतर आए। आखिरकार असमंजस की स्थिति वही है। तमाम किसानों को देखने के बाद में ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये भी तो अन्नदाता हैं, ये भी तो किसान हैं, ये भी तो देश का पेट पालते हैं, लेकिन आखिरकार क्यों ये समर्थन दे रहे हैं सरकार का। ये सरकार के संवाद का ही असर है कि अब कृषि कानून विरोधी किसानों की तादाद धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा कम होने लगा है। सरकार ने किसानों से बार बार अपील की, बार बार संवाद किया। कभी कृषि मंत्री तो कभी वाणिज्य मंत्री, कभी कानून मंत्री तो कभी गृह मंत्री ने अपने दरवाजे किसानों के लिए खोल दिए। बार बार अपील की गई, किसानों को कृषि कानून के बारे में भरोसा दिया गया। बीजेपी का अमला किसानों को समझाने, उन्हें मनाने किसानों के बीच पहुंच गया। किसान संगठनों पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। इस बीच सरकार ने एक बार फिर बातचीत का प्रस्ताव दिया है, जिस पर किसान संगठनों के नेताओं को विचार करना है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 5 सदस्यों की कमेटी बनाई है। किसान नेताओं की एक कमेटी तय करेगी कि सरकार से जो बातचीत का प्रस्ताव मिला है, उस पर बातचीत हो या नहीं, और अगर हो तो उसकी रूपरेखा क्या रहेगी। अब सिंघू बॉर्डर से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि एक कमेटी गठित की जा रही है। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उस पर विचार विमर्श होगा, वो कमेटी करेगी। उसके बाद जो 40 सदस्य हैं उनके सामने वो प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर आपसी सामंजस्य बनता है तो उसका पर एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जो सरकार को दिया जाएगा। सरकार ने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसानों को कृषि कानून के फायदे वो गिनवा कर रहेंगे। पिछले कई दिनों से हम ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें किसान कानून के समर्थन में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन ठंडा पड़ता दिख रहा है। मतलब साफ है कि धीरे धीरे किसानों को कानून की बारीकियां समझ आने लगी हैं। विपक्ष ने जो किसान आंदोलन को लेकर भ्रम फैलाया था, वो पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं के समझाने से धीरे धीरे खत्म होने लगा है और हजारों किसान कानून के समर्थन में आने लगे हैं। बड़ी बात यही है कि सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है, और इस बीच बड़ी जानकारी यही है कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर एक लंबे समय से किसान डटे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा धड़ा वो भी है किसानों का जो अब कृषि कानून के समर्थन में आ गया है और सरकार को समर्थन दे रहा है। ये तस्वीर 100% सच्ची है। नए कृषि कानूनों में किसानों को समझाने की कोशिश की गई कि कैसे इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा, और जब आमदनी और निवेश दोनों बढ़ेंगे, इससे किसान और देश दोनों आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच किसानों को मान मनोबल की उन्हें मनाने की कोशिशें सरकार की तरफ से कम नहीं हुई। किसान दिवस के आज मौके पर केंद्र की मोदी सरकार ने आंदोलनकारी किसानों को एक बार फिर से समझाने की पूरी कोशिश की। दरअसल कोशिश ये समझाने की हो रही है कि सरकार अन्नदाता के साथ खड़ी है। नया कृषि कानून किसी भी तरह से उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उनकी आय को दोगुना करेगा, बढ़ाएगा।
नए कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार आमने सामने है। एक तरफ सरकार कृषि कानूनों को किसानों के हित में बता रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों का एक धड़ा नए कृषि कानूनों को काले कानून बताकर इसे वापस लेने की जिद पर अड़ा है। इन सब के बीच किसानों के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज किसान दिवस है, यानी किसानों का दिन, और इस दिन भी किसान और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है। हालांकि सरकार ने खास मौके पर एक बार फिर किसानों से बातचीत की इच्छा जाहिर की है। सरकार की तरफ से किसान संगठनों को एक चिट्ठी भी भेजी गई है, जिसमें बातचीत की रूपरेखा और तारीख तय करने की अपील की गई है। देश भर में कानून पास होने के बाद लगभग 3 लाख किसानों के हस्ताक्षर आज किसान दिवस के अवसर पर वे हस्ताक्षर कानून के समर्थन में यहां पर सौंपने के लिए आए हैं। किसानों को मनाने में जुटी बीजेपी ने किसान दिवस के मौके पर जगह जगह किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने शिरकत की। साथ ही ये संदेश देने की भी कोशिश की कि वो पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, नए कृषि कानूनों के समर्थन में खड़े हैं। किसान दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद किया। पीएम ने ट्वीट में लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। वे जीवन भर गांवों और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर आंदोलनकारी किसानों से भावनात्मक अपील की। राजनाथ सिंह ने लिखा, सरकार किसानों से पूरी संवेदनशीलता से बात कर रही है। आशा है किसान जल्दी अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस पर 11 किसानों को तोहफा देते हुए ट्रैक्टर भी बांटे। योगी ने आयोजित कार्यक्रम में विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि किसानों के नाम पर अपनी सियासी दुकान चलाने वाले नए कृषि कानूनों से बौखला गए हैं। यही वजह है कि किसानों को गुमराह करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन जिन्हें किसान की प्रगति अच्छी नहीं लगती, देश का विकास अच्छा नहीं लगता, किसान के चेहरे पर खुशहाली अच्छी नहीं लगती, उन लोगों ने गुमराह करके किसानों को भड़काने का काम भी शुरू कर दिया। किसानों के जीवन में हो रहे व्यापक परिवर्तन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं अच्छा लगता कि किसान के चेहरे पर खुशहाली हो, और इसलिए उनके द्वारा तमाम प्रकार के दुष्प्रचार करने के प्रयास हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि किसान आंदोलन की आड़ में विपक्ष सियासत की रोटियां सेकने में जुटा है। बॉर्डर पर डटे किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। जो किसान कृषि कानूनों के समर्थन में हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं। किसानों को गुमराह करने वाले विपक्षी नेताओं को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया। कुछ अवांछित वामपंथी दल जिस प्रकार से किसानों के कंधों पर बंदूक रख के अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी से दोगला हिपोक्रेटिक पार्टीज और कोई नहीं होते हैं। हिपोक्रेसी इज दाई नेम। नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 28 दिनों से सैकड़ों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर किसानों को समझाने का प्रयास भी तेज हो गया है। अब देश के किसान विपक्षी दलों को कड़ा संदेश देने के मूड में हैं। ये अदर्स पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये लोगों को बरगला रहे हैं। किसान 60% किसान कम पढ़ा लिखा है, इसे समझाने की जरूरत है। कृषि कानूनों के समर्थन में उतरे किसान संगठन प्रदर्शनकारी किसानों को ये समझाने की कोशिश में जुटे हैं कि जब सरकार बातचीत को तैयार है, तो वो अपनी हठधर्मिता पर क्यों अड़े हैं। जो कानून सरकार ने बनाए हैं, सरकार उनमें संशोधन करने को तैयार है। किसानों को जो गुमराह करने वाले लोग हैं, उन्होंने किसानों को इस बात पर ला दिया, तीनों कानूनों को रद्द कर दिया जाए। पहले कोई कानून भी पूरी तरह से कभी गलत नहीं होता। उसमें किसानों को उनका हक दिलाने के लिए जरूरी है कि उनके बीच से मौजूद बाहरियों को बाहर ही कर दिया जाए, तभी किसानों और सरकार में सही तरीके से बात हो पाएगी और किसानों का मुद्दा शांति से सुलझाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां की सियासत रक्त रंजित होती जा रही है। सियासत की लड़ाई में खून बहने का सिलसिला नहीं थम रहा।
ममता के राज में लगातार बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों पर निशाना बनाया जा रहा है। और हाल ही में विवेक शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे दर्जन भर नेता हैं जो कि बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और जिससे टीएमसी बौखला चुकी है। और अब तो पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी समर्थकों पर एक बार फिर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव से पहले हिंसा यहां चरम पर है। शायद ही कोई दिन ऐसा बीतता हो जब बंगाल से हिंसा की खबर न आती हो, हत्या की खबर न आती हो। ममता के राज में हिंसा का राज होता जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। सियासी लड़ाई कैसे खूनी जंग में बदल चुकी है, ये बंगाल में देखने से पता चल जाता है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता लगातार टीएमसी पर हिंसा का आरोप लगाते रहे हैं। एक बार फिर हिंसा हुई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है। पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ गए। हाल ही में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। शायद यही बात टीएमसी से हजम नहीं हो रही है। बौखलाहट इतनी बढ़ गई है कि हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया और देखिए लगातार जो है एक के बाद एक इस तरीके के दृश्य जो है वो देखने को मिल रहे हैं, विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल से ये चुनाव से जस्ट पहले है। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। इस दौरे पर ही 19 दिसंबर को मिदनापुर में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। शुभेंदु के अलावा उनके भाई और कई दूसरे टीएमसी और दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। बंगाल में राजनीतिक हिंसा की ये ताजा घटना शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहे जाने वाली मिदनापुर में ही हुई है। इससे पहले भी शुभेंदु अधिकारी अपने ऊपर हमलों की बात करते रहे हैं। वैसे पिछले 24 घंटे में ही हिंसा की ये दूसरी बड़ी घटना है। मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के समर्थकों पर हमले से पहले उत्तर 24 परगना के मध्यम ग्राम इलाके में बीजेपी के एक और कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी पहचान अशोक सरदार के तौर पर हुई। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसे लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि ये ममता बनर्जी की भय का वातावरण बनाने की रणनीति का हिस्सा है, जो बंगाली नागरिकों को डराने के लिए की जा रही है। इस रक्त रंजित राजनीति को अब खत्म होना चाहिए। टीएमसी में भगदड़ मची है और ऐसा लग रहा है उनको कि सरकार जा रही है। उसके लिए घबराहट बहुत है, पर हम ऐसा है कि डेमोक्रेसी का सम्मान करते हैं। हम ना हिंसा की राजनीति करते हैं, ना अपहरण की राजनीति करते हैं, पर हाँ, जनता के आक्रोश को तो दिखाई दे रहा था, पर अब जो टीएमसी के अंदर अपने नेता के प्रति आक्रोश, उनके भतीजे के प्रति आक्रोश, गलत लोगों को संरक्षण देने के प्रति आक्रोश, कोल माफियाओं के खिलाफ आक्रोश, यह टीएमसी के अंदर उभर कर आया है। बीजेपी का आरोप है कि हिंसा के जरिए लोगों को डराया जा रहा है। सत्ता का डर दिखाकर विपक्ष और जनता की आवाज को रोका जा रहा है। चीफ मिनिस्टर बोली है कि राजनीतिक हिंसा नहीं होता है और शुभोल्लास मिलती है और हम पार्टी के कार्यकर्ता का, तो क्या इनकी बात पर कितने यकीन किया जाए। आज भी हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है, गांव-गांव में हो रही है। इसको बंद करने की हिम्मत उनके पास नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन टूट चुकी है और उनके हाथ के कंट्रोल में नहीं है और ये हम जूझ रहे हैं। बीजेपी ने जब से बंगाल चुनाव की तैयारी शुरू की है, उनके बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बंगाल का 2 दिवसीय दौरा किया था। इस दौरान 10 दिसंबर को जब वो सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर जा रहे थे, तो उसी वक्त उनके काफिले पर हमला हुआ। बीजेपी की तरफ से सीधे टीएमसी पर हमले के आरोप लगाए गए। इसके बाद राज्य के अधिकारियों को केंद्र सरकार ने तलब भी किया, जिसे लेकर भी खूब घमासान हुआ था। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। सियासत के नाम पर गुंडागर्दी की जा रही है। प्रशासन पर इस बात का आरोप लग रहा है कि वो टीएमसी नेताओं के साथ नरमी बरत रही है।
बंगाल के अंदर टीएमसी नेता खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और इससे टीएमसी के नेताओं की बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से जुड़े लोग गुंडागर्दी करते हैं, हिंसा करते हैं। अब जबकि राज्य में विधानसभा का चुनावी माहौल गर्मा चुका है, तो ऐसे में राजनीतिक हिंसाओं की ये घटनाएं कानून व्यवस्था को लेकर जरूर सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन ममता सरकार को लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन जो सियासत को थोड़ा बहुत भी समझते हैं विवेक, वो ये समझ गए हैं कि बंगाल में बीजेपी ने ठान लिया है कि इस बार ममता और उनकी टीएमसी के पैर उखाड़ देने हैं। इसके लिए पूरी पार्टी पूरी ताकत से जुटी हुई है। दीदी, इसका असर जमीन पर भी दिख रहा है। दिसंबर के महीने में ही पहले हमने देखा कि किस तरह से जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे तो जन सैलाब उमड़ा था। फिर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और अब पीएम मोदी भी बंगाल के लोगों से जुड़ने जा रहे हैं, यह भी हमें जानकारी मिली है। बंगाल में इस बार कमल खिलाना है। बीजेपी ने यह ठान लिया है और इसके लिए उसने पूरी ताकत अभी से झोंक दी है। दिसंबर के महीने में पहले पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दौरा किया। जेपी नड्डा के बाद गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनी दौरे पर बंगाल पहुंचे और मिशन 200+ का टारगेट सेट किया अपनी पार्टी के लिए। और अब खुद पीएम मोदी बंगाल की जनता से संवाद करने जा रहे हैं। यानी बीजेपी का बंगाल विजय का मास्टर प्लान पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे। ये संबोधन सिर्फ बंगाल की जनता के लिए नहीं, पूरे देश की जनता से होगा। और जिस तरह से बंगाल में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, इस संबोधन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि गुरुवार की सुबह 11 बजे विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे पीएम विश्व भारती विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। ये देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके चांसलर प्रधानमंत्री होते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में बेहद सधे हुए अंदाज में अलगाववादी सोच पर चोट की थी। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि मतभेदों को भुलाकर हम आगे बढ़ें और देश को बुलंदी तक ले जाएं। बात पश्चिम बंगाल की करें तो बीजेपी लगातार कहती रही है कि यहाँ हिंसा का बोलबाला है और यहाँ के महापुरुषों को नजरअंदाज किया गया है। अमित शाह जब 19 और 20 दिसंबर को 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे तो वो शांति निकेतन जाने से पहले स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि देने के लिए रामकृष्ण मिशन गए थे। वैसे रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता जग जाहिर है। माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी जल्द ही बंगाल का दौरा कर सकते हैं। वैसे अमित शाह के दौरे के बाद से ही टीएमसी में खलबली मची हुई है। खबर है कि ममता का साथ कुछ और बड़े नेता छोड़ने वाले हैं। ममता के 4 मंत्रियों के बगावती तेवर सामने आ रहे हैं। मंगलवार को ही कैबिनेट की मीटिंग में 4 कैबिनेट मंत्री नहीं आए थे। इनके नाम है गौतम देव, पर्यटन मंत्री, राजीव बनर्जी, वन मंत्री, रविंद्रनाथ घोष, विकास मंत्री और चंद्रनाथ सिन्हा, मत्स्य मामलों के मंत्री। ममता बनर्जी का परिवार में टूट होने वाला है। ममता बनर्जी का जो परिवार है, जिसमें इनके भाई हैं, ये परिवार में टूट होने वाला है। भतीजे को लेकर जिस तरह से घर में चल रहा है जंग, इनके परिवार में टूट होने वाला है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के करीबी लगातार ममता बनर्जी का दामन छोड़ के बीजेपी का साथ थाम रहे हैं। दूसरी तरफ 4 मंत्रियों की बात आ रही है। 4 मंत्री ममता बनर्जी के कैबिनेट के भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। भारतीय जनता पार्टी से बातचीत उनकी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि ये जो 4 मंत्री हैं वो शुवेंदु अधिकारी के करीबी माने जाते हैं।
ममता के खेमे में खलबली मची है तो वहीं बीजेपी पूरी ताकत से बंगाल के चुनावों में उतर चुकी है। पीएम मोदी का कल संबोधन है, अमित शाह फिर दौरा करने वाले हैं और खबर यह भी है कि पीएम मोदी भी जल्दी ही बंगाल जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति को जानने वाले लोग कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जो राजनीति है एक बड़ी करवट लेने जा रही है। लेकिन फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो चला है। लेकिन कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का महाडोज, धुआंधार खबरें, प्राइम टाइम रफ्तार।